लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिनेंशियल प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था। आज की वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आइए समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू द फाइनेंसिंग पैटर्न or the proportion of the use of different sources in raising funds। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं ये उनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फाइनेंसिंग पैटर्न्स हम लोग देखते हैं ये उससे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं कि किस प्रोपोर्शन में हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं फंड्स रेज करने के लिए। क्लियर है? कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं फंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो बोरोड फंड होता है या ओनर फंड होता है। ठीक है? जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है कि ये दोनों तरीके के फंड्स को एक स्टैंडर्ड रेशियो में मिक्स करके यूज़ किया जाता है। These shall be referred as equity and debt in the subsequent text। ठीक, इनको कैसे रेफर किया जाता है? इक्विटी और डेप्थ में। ठीक है, तो ओनर्स फंड जो होता है वो इक्विटी फंड होता है और जो डेप्थ होता है वो क्या होता है? बोरोड फंड होता है। क्लियर है ये सबको? इतना तो सब जानते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेप्थ इक्विटी रेशियो। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज अ डेप्थ इक्विटी रेशियो के रूप में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। क्लियर है? एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। अब ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डेप्थ इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ आउट ऑफ द टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? ठीक है, कि जो हमारी टोटल कैपिटल है उसमें से डेप्थ का रेशियो कितना है और कितना इक्विटी का है। ठीक, तो इक्विटी के लिए हम लोग निकालते डेप्थ अपॉन इक्विटी। ठीक है, और अगर हम केवल डेप्थ का प्रोपोर्शन निकालें टोटल कैपिटल में से तो कैसे निकालते हैं हम लोग? डेप्थ अपॉन डेप्थ प्लस इक्विटी। क्लियर है? डेप्थ एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कनेस ऑफ द फर्म। तो डेप्थ और इक्विटी दोनों क्या होती हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है और उनका जो रिस्क होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, द कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। ठीक, जो कॉस्ट होती है डेप्थ की वो लोअर होती है जो कॉस्ट होती है इक्विटी से। ठीक है, किसी भी एक फर्म के लिए, बिकॉज द लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स रिस्क। क्लियर है? ऐसा किस लिए होता है? जो मनी लेंडर का रिस्क होता है वो कम होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसके रिस्क से। ठीक, सिंस द लेंडर अर्न्स एन एश्योर्ड इनकम, जिसको हम लोग रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, अब क्योंकि लेंडर को क्या होता है, एक एश्योर्ड रिटर्न मिलता है और जो रीपेमेंट होता है कैपिटल का, ठीक, इस वजह से क्या होता है, उनको जो रिक्वायर होता है रेट ऑफ रिटर्न वो लो रहता है। ठीक, एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस फॉर computation of tax ability, whereas dividends are paid out of after tax profit। क्लियर है? और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डेप्ट पर वो क्या होता है? डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। ठीक है, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर होता है? ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। वेरियाज डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स डेप्थ, सॉरी टैक्स प्रॉफिट। क्लियर है? तो जो डिविडेंड पे किया जाता है वो कब पे किया जाता है? जब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है
तब हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक। डेब्ट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। जो डेब्ट होता है वो इक्विटी सॉरी जो हम लोग ओनर्स कैपिटल जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा चीप नहीं होता है। लेकिन जो डेप्थ या बोरोड फंड होता है वो क्या होता है, चीप होता है लेकिन ज़्यादा रिस्की होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि इसका जो रीपेमेंट होता है वो विद इंटरेस्ट किया जाता है, ठीक है। मींस प्रिंसिपल तो पे करना ही है हमको, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, और इसके लिए बिजनेस की एक ये लायबिलिटी होती है, ठीक। ये तो था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, ठीक। डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंड। तो जब भी हम कोई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं किसी भी फर्म का, उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, जो रिलेटिव प्रोपोर्शंस होते हैं अदर फंड्स के, उसको भी क्या किया जाता है, रिलेट करते हैं, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये जो होता है ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। हेयर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज, ठीक। उससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहते हैं या अफेक्ट करते हैं उसको, ठीक। जैसे नंबर 1 है हमारा कैश फ्लो पोजीशन, ठीक। साइज ऑफ प्रोडक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर बोरोइंग, ठीक। तो जो कैश फ्लो होता है, ठीक है, उसको कभी भी बोरो करने से पहले उसका एक एस्टिमेट ले लेना चाहिए कि हमारा जो कंपनी का जो कैश फ्लो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ कंपनी हैज़ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस, ठीक। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कंपनी को कैश पेमेंट की लायबिलिटी होती है कंपनी पर, फॉर नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 3 आता है फॉर मीटिंग द डेब्ट सर्विस कमिटमेंट्स, ठीक है, दैट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इन सब के लिए कंपनी के लिए क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है कैश पे करने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हम लोग शॉर्ट में ICR भी बोलते हैं। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो refers to the number of times earnings before interest and taxes of a company covers the interest obligation, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है, ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक, कि जो हम अर्न कर रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट या टैक्स पे करने से पहले ऑफ अ कंपनी covers the interest obligation, ठीक। This may be calculated as follows: ICR is equals to EBIT, earning before interest and tax। कोई भी इंटरेस्ट या टैक्स को पे करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब अर्न करेंगे तभी तो हम इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट और टैक्स के पेमेंट से पहले हमने कितना अर्न किया है वो अपॉन जो इंटरेस्ट है वो, ठीक है। इससे क्या हमें फाइंड आउट होगा, ICR फाइंड होगा। क्लियर है, ICR मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थर्ड आता है हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, ठीक। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज रेफर्ड टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक। तो जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, उसको टेक केयर करने के लिए क्या होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज
रेशियो होता है, ठीक है। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ द डेप्थ, ठीक। तो जितना भी कैश प्रॉफिट जनरेट होता है किसी भी ऑपरेशन से, ठीक, उसको कंपेयर किसके साथ किया जाता है, जो टोटल कैश रिक्वायर होता है फॉर द सर्विस टू द फॉर द सर्विस ऑफ द डेप्थ, ठीक, एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ये डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जितना प्रॉफिट बच रहा है वो, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस इंटरेस्ट, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, होल अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक, प्लस इंटरेस्ट, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, ठीक। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद अपॉन कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में ROI भी बोलते हैं। इफ द ROI ऑफ द कंपनी इज हायर, it can choose to use trading on equity to increase its EPS. Clear है? That is, its ability to use depth is greater. अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का वो ज़्यादा होता है तो वो क्या कर सकते हैं, इक्विटी को ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? इंक्रीज इट्स EPS। EPS को बोलते हैं हम लोग अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? दैट इज इट्स एबिलिटी टू यूज डेप्थ इज ग्रेटर, मीन्स उसकी जो एबिलिटी है डेप्थ को यूज करने की वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्थ। अ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेप्थ। अगर कोई कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो बोरो कर सकती है लोअर रेट पे, ठीक, इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेप्थ, इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा डेप्थ ले सकते हैं, ठीक। कैन बी यूज इफ डेप्थ कैन बी रेज एट अ लोअर रेट। तो ज़्यादा डेप्थ को यूज़ किया जा सकता है अगर डेप्थ लोअर रेट पे इजीली अवेलेबल हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स रेट। सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। जब से इंटरेस्ट जो है वो क्या है, डिडक्टेबल एक्सपेंस हो गया है, तब से क्या हो गया है, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो क्या हो गई है, अब अफेक्ट करती है टैक्स रेट से। क्लियर है? 7th पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट a rate of return from the equity which is commensurate with the risk they are assuming। तो जो स्टॉक ओनर होते हैं उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो भी वो अपना अमाउंट लगा रहे हैं बिजनेस में, उससे उनको क्या रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड होता है, जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको देखते हुए ये एज्यूम किया जाता है। व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेज इट्स डेप्थ, जब कंपनी अपने डेप्थ को इंक्रीज करती है, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं वो कौन बियर करता है या फेस करता है, वो जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं। इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाता है शेयर होल्डर्स के लिए, जो भी रिस्क होता है वो। कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। इसके प्रभाव से क्या होता हो सकता है, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज भी हो सकता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न अ कंपनी कैन नॉट यूज डेप्थ बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक। ऐसा किस रीज़न की वजह से हो सकता है कि एक पॉइंट पे आकर कंपनी डेप्थ का यूज़ नहीं कर सकती है। क्लियर है? मीन्स एक फिक्स पॉइंट तक कंपनी डेप्थ का यूज़ कर सकती है, उसके ऊपर वो डेप्थ यूज़ नहीं कर सकती है, उसकी जगह फिर उसको
इक्विटी का यूज करना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अ फर्म यूजेस इट्स डेप्थ पोटेंशियल टू द फुल। कोई भी एक फर्म होती है वो अपने जो डेप्थ बोरो करने का जो पोटेंशियल होता है उसको अपने फुल लेवल पे यूज करती है। इट लॉसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेप्थ। इससे क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है फर्म की वो कम हो जाती है अदर डेप्थ को क्या करने के लिए, इशू करने के लिए। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर, उसको कुछ बोरोइंग पावर्स को मेंटेन करना पड़ता है टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। किसके लिए, जो अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाती हैं या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं उनसे बचने के लिए उसको अपनी जो बोरोइंग पावर है उसको थोड़ा बचा के रखना होता है या मेंटेन करके रखना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है, एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक, तो कोई भी कंपनी जो ऑपरेट हो रही है वो किसके अंडर में ऑपरेट हो रही है, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या प्रोवाइड किया गया है, जो भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, public issue of shares and debentures have to be made under SEBI guidelines। तो जो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जो भी शेयर या डिबेंचर्स को हम लोग इशू करते हैं वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इशू किया जाता है। रेजिंग फंड्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स। तो किसी भी तरीके का फंड बैंक से या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। ठीक, द रिलेटिव ईज with which these norms can be met or procedures completed may also have a bearing upon the choice of the source of finance। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करते हैं कि हम कितना बोरो करना चाह रहे हैं, किस सोर्स से बोरो करना चाह रहे हैं। सारे नॉर्म्स डिपेंड होते हैं सोर्स पर। ठीक है, हर सोर्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको सोर्स के अकॉर्डिंग ही फुलफिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने आज देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, फैक्टर्स देखे कि कौन से फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब आपका काम है इस वीडियो को देखना, समझना और जो वर्कशीट में दूँ उसको सॉल्व करना।